नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी के गुरुकुल बाई एस के में। आज की इस वीडियो में हम 26 जून 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, टीचिंग एग्जाम्स, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। इस वीडियो में केवल सत्यापित और परीक्षा उपयोगी समाचार शामिल किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको संक्षिप्त व्याख्या, महत्वपूर्ण कीवर्ड और परीक्षा उपयोगी तथ्य भी मिलेंगे, जिससे आपका रिवीजन तेज और प्रभावी होगा। यदि रोजाना ऐसे ही उच्च स्तरीय करंट अफेयर्स चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और अपने छोटे भाई बहनों से चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं 26 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, पीएमआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम प्रश्न क्या है हमारा, पीएमआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, पीएमआई 50 से अधिक होने पर आर्थिक विस्तार का संकेत मिलता है। और दूसरा कथन है, कंपोजिट पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज दोनों पर आधारित होता है। कथन क्या क्या है, फिर से एक बार कथन सुन लें। कथन 1 है, पीएमआई 50 से अधिक होने पर आर्थिक विस्तार का संकेत मिलता है। और कथन दूसरा है, कंपोजिट पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग एवं सर्विसेज दोनों पर आधारित होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर चुनना है इसमें से। ऑप्शन ए है, केवल एक कथन सत्य है। ऑप्शन बी है, केवल 2 कथन सत्य है। ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों सही हैं। और ऑप्शन डी है, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है। पीएमआई क्या होता है? पीएमआई अर्थव्यवस्था का अग्रिम संकेतक है। कंपोजिट पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग एवं सर्विसेज दोनों क्षेत्रों के सर्वेक्षण पर आधारित होता है। ठीक है। पीएमआई क्या होता है? अगर 50 से प्लस है तो एक्सपेंशन होगा, और यदि 50 से कम है, माइनस में है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। और लीडिंग इंडिकेटर है ये। ठीक है। चर्चा में क्यों है ये विषय चर्चा में इसलिए है, जून 2026 के फ्लैश पीएमआई आंकड़े जारी हुए हैं। ठीक है। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या रहेगा? कंपोजिट पीएमआई जून 2026 के लिए कितनी है? कंपोजिट पीएमआई जून 2026 के लिए 57.4 है और भारत के लिए S&P ग्लोबल द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पीएमआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अर्थव्यवस्था का अग्रिम संकेतक है। और दूसरा कथन है, 50 से कम पीएमआई आर्थिक विस्तार को दर्शाता है। पीएमआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अर्थव्यवस्था का अग्रिम संकेतक है। और कथन दूसरा है, 50 से कम पीएमआई आर्थिक विस्तार को दर्शाता है। इसमें विकल्प क्या क्या दिए गए हैं, सही उत्तर चुनना है। केवल ऑप्शन ए है, केवल एक कथन सही है। ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। और ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है इसमें? इसमें पहला कथन सत्य है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक कथन सत्य है। तो पीएमआई के संदर्भ में क्या है कि यह अर्थव्यवस्था का अग्रिम संकेतक है। ठीक है। अभी हमने ऊपर चर्चा भी करी थी कि पीएमआई आर्थिक गतिविधियों का अग्रिम संकेतक है। 50 से अधिक विस्तार तथा 50 से कम संकुचन का संकेत देता। क्या करता है? 50 से कम संकुचन का संकेत देता है और 50 से अधिक विस्तार का संकेत देता है। कीवर्ड इसमें क्या है? लीडिंग इंडिकेटर है ये। ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर है और भविष्य की आर्थिक गतिविधि का प्रारंभिक संकेत है और नीति निर्माण में उपयोगी है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि अभी जून 2026 के फ्लैश पीएमआई के आंकड़े जारी हुए हैं। ठीक है।
परीक्षा उपयोगी तथ्य जो पहले वाले प्रश्न में भी थे कि कंपोजिट पीएमआई कितना है इंडिया के लिए, तो ये कंपोजिट पीएमआई है 57.4 और किसके द्वारा जारी किया गया है, ये क्या संकलित किया गया है, S&P ग्लोबल द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है इसका उद्देश्य केवल रक्षा सहयोग बढ़ाना है। ऑप्शन बी है इसका उद्देश्य व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना है। ऑप्शन सी है इससे दोनों देशों में एक समान मुद्रा लागू होगी। और ऑप्शन डी है यह केवल सेवा क्षेत्र पर लागू होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। इसका उद्देश्य व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना है। क्या है? इसका उद्देश्य व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना है। ठीक है, एफटीए का उद्देश्य क्या है? एफटीए का उद्देश्य व्यापारिक बाधाओं को कम करना तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना है। एफटीए का उद्देश्य क्या है? व्यापारिक बाधाओं को कम करना तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना। एफटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एफटीए का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, टैरिफ में कमी और व्यापार को बढ़ावा। ठीक है, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि भारत यूके एफटीए के क्रियान्वयन की तैयारियां चर्चा में रहीं। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या क्या है इसमें? निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और निवेश प्रवाह में वृद्धि होती है। क्या होता है? निवेश प्रवाह में वृद्धि होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। BESS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक है यह नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण में सहायक है। क्या है कथन एक? यह नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण में सहायक है। और कथन दो, यह विद्युत ग्रिड की स्थिरता बढ़ाने में मदद करता है। कथन दो है यह विद्युत ग्रिड की स्थिरता बढ़ाने में मदद करता है। तो सही उत्तर चुनना है। इसमें ऑप्शन ए दिया है केवल एक कथन सत्य है। ऑप्शन बी दिया है केवल दो कथन सत्य है। ऑप्शन सी एक और दो दोनों सत्य हैं। और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एक और दो, मतलब दोनों कथन सही है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के संदर्भ में यह दोनों कथन सत्य हैं। कथन एक यह नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण में सहायक है और तो कथन दो यह विद्युत ग्रिड की स्थिरता बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। BESS क्या है? BESS सौर एवं पवन ऊर्जा को संग्रहित कर आवश्यकता के समय उपलब्ध कराता है तथा ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। BESS का फुल फॉर्म क्या है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। रिन्यूएबल एनर्जी है और ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए है। ठीक है, चर्चा में क्यों है ये? चर्चा में इसलिए है ऊर्जा संक्रमण एवं स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े विमर्श में BESS पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं। ये क्या है? BESS रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन है। क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन है और नेट जीरो लक्ष्य में सहायक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है UNODC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UNODC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। क्या है? पहला कथन है कि UNODC का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और कथन दो है यह मादक पदार्थों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से संबंधित कार्य करता है। क्या है? यह मादक पदार्थों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से संबंधित कार्य करता है। ऑप्शन ए है केवल कथन एक सत्य है। ऑप्शन बी है केवल कथन दो सत्य है। ऑप्शन सी है केवल एक और दो दोनों सत्य हैं। और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों। क्या है? ऑप्शन सी एक और दो दोनों, मतलब ये दोनों कथन सत्य हैं। क्या है? UNODC
इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और यह मादक पदार्थों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से संबंधित कार्य करता है, अर्थात दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है। यूएनओडीसी क्या है? यूएनओडीसी संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय है जो मादक पदार्थों, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध से जुड़े मुद्दों पर कार्य करता है। ठीक है। वियना में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ऑस्ट्रिया में। चर्चा में क्यों है यह? चर्चा में इसलिए है कि 26 जून को विश्व मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाया गया। क्या हुआ? 26 जून को क्या मनाया गया? विश्व मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाया गया। और इसकी यूएनओडीसी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1997 में। कब हुई थी? 1997 में। भ्रष्टाचार विरोधी अभिसमय यूएनसीएसी के कार्यान्वयन में भी इसकी भूमिका रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत की अधिकांश वार्षिक वर्षा का स्रोत है। यह भारत की अधिकांश वार्षिक वर्षा का स्रोत है। और ऑप्शन बी है, भारतीय मौसम विभाग आईएमडी इसकी प्रगति की निगरानी करता है। क्या है दूसरा कथन? भारतीय मौसम विभाग आईएमडी इसकी प्रगति की निगरानी करता है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, और एक व दो दोनों। अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में दोनों कथन सत्य हैं। क्या है? दोनों कथन सत्य हैं। पहला कथन क्या है? यह भारत की अधिकांश वार्षिक वर्षा का स्रोत है, सत्य है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी इसकी प्रगति की निगरानी करता है, यह भी सत्य है। ठीक है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की लगभग कितनी वार्षिक वर्षा लाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की लगभग 70% वार्षिक वर्षा लाता है और इसकी प्रगति की निगरानी आईएमडी करता है। आईएमडी क्या है? इंडिया मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या है? मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो आईएमडी की स्थापना 1875 और मुख्यालय नई दिल्ली। चर्चा में क्यों है यह? चर्चा में इसलिए है 26 जून 2026 को कई राज्यों के लिए भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया गया है। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है? मानसून जो होता है वो खरीफ कृषि का आधार है। क्या है? मानसून क्या है? खरीफ कृषि का आधार है। आईएमडी क्या है? आईएमडी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, HSBC फ्लैश PMI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HSBC फ्लैश PMI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फ्लैश PMI प्रारंभिक अर्ली एस्टीमेट आंकड़ा होता है। फ्लैश PMI क्या होता है? प्रारंभिक आंकड़ा होता है, मतलब अर्ली एस्टीमेट होता है। और फाइनल क्या बोलते हैं, कथन 2 दिया हुआ है, फाइनल PMI अधिक पूर्ण सर्वेक्षण के बाद जारी किया जाता है। कथन 2 क्या है? फाइनल PMI अधिक पूर्ण सर्वेक्षण के बाद जारी किया जाता है। तो इसके लिए सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है केवल एक कथन सत्य है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सत्य है, ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, और ऑप्शन डी है ना तो कथन 1 सत्य है और ना ही कथन 2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी, अर्थात दोनों कथन सत्य हैं। मतलब HSBC फ्लैश PMI के संदर्भ में दोनों कथन सत्य हैं। पहला कथन है फ्लैश PMI प्रारंभिक आंकड़ा होता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है फाइनल PMI अधिक पूर्ण सर्वेक्षण के बाद जारी किया जाता है, यह भी सत्य है। चलिए आगे चलते हैं। फ्लैश PMI क्या होता है? फ्लैश PMI प्रारंभिक सर्वेक्षण पर आधारित होता है, जबकि फाइनल PMI अधिक विस्तृत आंकड़ों के आधार पर जारी किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें फ्लैश PMI क्या है?
ये अर्ली एस्टीमेट है। क्या है? फ्लैश पीएमआई अर्ली एस्टीमेट है और फाइनल पीएमआई बाद में जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह चर्चा में क्यों है? यह चर्चा में इसलिए है कि जो जून 2026 के फ्लैश पीएमआई आंकड़े जारी किए गए हैं। निवेशकों के लिए शुरुआती आर्थिक संकेतक होता है ये, और 50 से ऊपर होता है तो इसका मतलब होता है कि आर्थिक विस्तार है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, एफटीए का उद्देश्य देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करना है। और कथन 2 है, एफटीए में केवल वस्तुओं का व्यापार शामिल होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, केवल एक कथन सत्य है। ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सत्य है। ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। और ऑप्शन डी, ना तो कथन 1 सत्य और ना ही कथन 2। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उत्तर ए, केवल एक कथन सत्य है। क्या? कथन 1 सत्य है। तो मुक्त व्यापार के संबंध में, मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक कथन सत्य है। कौन सा? एफटीए का उद्देश्य देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करना है। ठीक है, एफटीए में क्या होता है? एफटीए में वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं, निवेश और अन्य आर्थिक सहयोग भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, एफटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये क्या है? टैरिफ रिडक्शन करता है। क्या करता है? टैरिफ घटाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये ट्रेड फैसिलेशन है। क्या है? ये ट्रेड फैसिलेशन है। ठीक है, चर्चा में क्यों है? अभी हाल ही में भारत यूके एफटीए के क्रियान्वयन की तैयारियां चर्चा में रही। ठीक है, और परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है इसमें? कि एफटीए निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, टैरिफ एवं गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने का प्रयास करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रशांत महासागर से संबंधित जलवायु घटना है। क्या है अल नीनो? पहला कथन इसके लिए, यह प्रशांत महासागर से संबंधित जलवायु घटना है। और कथन 2 है, इसका भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए है, केवल कथन 1 सत्य है। ऑप्शन बी है, केवल कथन 2 सत्य है। ऑप्शन सी है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। और ऑप्शन डी है, ना ही कथन 1 सत्य है और ना ही कथन 2। तो इसका सही उत्तर है, दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी, अर्थात कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो अल नीनो के संबंध में दोनों कथन सत्य है। पहला कथन क्या है? यह प्रशांत महासागर से संबंधित जलवायु घटना है, सही है। और ऑप्शन कथन दूसरा है, इसका भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ सकता है, यह भी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अल नीनो है क्या आखिरकार? तो अल नीनो प्रशांत महासागर के सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है जो भारतीय मानसून को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, इसको कौन जारी करता है? ये जो है ENSO कहलाता है। क्या कहलाता है? ENSO, अल नीनो साउदर्न ऑस्किलेशन। ठीक है, और ये क्या है? एक ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न है। क्या है? ये एक ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा, पहले ये चर्चा कर लें कि चर्चा में क्यों है। तो यह चर्चा में इसलिए है कि मानसून की प्रगति के साथ ENSO की स्थिति पर भी निगरानी रखी जाती है। ठीक है, इसकी जो विपरीत अवस्था है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ला नीना। क्या कहलाती है? इसकी जो विपरीत अवस्था है अल नीनो की, वो ला नीना कहलाती है। और यह कृषि एवं वर्षा पर प्रभाव डाल सकती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिक्स ऊर्जा एजेंडा 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स ऊर्जा एजेंडा 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें ऊर्जा सुरक्षा एवं ऊर्जा स्थिरता पर बल दिया गया है। क्या है पहला कथन? इसमें ऊर्जा सुरक्षा एवं ऊर्जा स्थिरता पर बल दिया गया है। और कथन 2 है, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार भी इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। ऑप्शन
कथन 2 क्या है? प्रौद्योगिकी एवं नवाचार भी इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं। विकल्प देख लेते हैं, इसमें सही कथन बताना है। तो ऑप्शन ए है केवल कथन 1 सत्य है, ऑप्शन बी है केवल कथन 2 सत्य है, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, और ऑप्शन डी है कि ना तो कथन 1 सत्य है और ना ही कथन 2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, और 1 व 2 दोनों सत्य हैं। तो ब्रिक्स ऊर्जा एजेंडा 2026 के संदर्भ में दोनों कथन सत्य हैं। पहला कथन क्या है? इसमें ऊर्जा सुरक्षा एवं ऊर्जा स्थिरता पर बल दिया गया है, बिल्कुल सही है। और कथन 2 है प्रौद्योगिकी एवं नवाचार भी इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है, ये भी सत्य है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ऊर्जा एजेंडा को भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ऊर्जा एजेंडा को ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा पहुंच तथा प्रौद्योगिकी एवं नवाचार जैसे प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित किया गया। क्या किया गया? भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ऊर्जा एजेंडा को ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा पहुंच तथा प्रौद्योगिकी एवं नवाचार जैसे प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित किया गया। ब्रिक्स एनर्जी एजेंडा ये क्या है? ये एक एनर्जी सिक्योरिटी है और एनर्जी एक्सेस है, ठीक है। और ये क्या है? टेक्नोलॉजी और इनोवेशन भी है। क्या है ये? टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। चर्चा में क्यों है ये? 25-26 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। क्या हुई? 25-26 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई। कहाँ पे हुई ये बैठक? गुरुग्राम में। कहाँ पे हुई? गुरुग्राम में। और इसकी थीम क्या थी? ये जो ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है, इसकी थीम थी एनर्जी फॉर ऑल। क्या थी थीम इसकी? एनर्जी फॉर ऑल, सर्वेसाम ऊर्जम। क्या? सर्वेसाम ऊर्जम। ये जरूर याद रखिएगा, ये परीक्षा में आने के बहुत चांसेस हैं और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। कि 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? गुरुग्राम में हुई है। थीम क्या थी? एनर्जी फॉर आर, सर्वेसाम ऊर्जम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऊर्जा संक्रमण एनर्जी ट्रांजिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा संक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ाना, ऑप्शन बी स्वच्छ एवं कम कार्बन ऊर्जा की ओर परिवर्तन, ऑप्शन सी केवल परमाणु ऊर्जा का उपयोग, और ऑप्शन डी केवल जल विद्युत उत्पादन बढ़ाना। तो इसका ऊर्जा संक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? स्वच्छ एवं कम कार्बन ऊर्जा की ओर परिवर्तन। तो ऊर्जा संक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छ एवं कम कार्बन ऊर्जा की ओर परिवर्तन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। एनर्जी ट्रांजिशन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम कर स्वच्छ, सुरक्षित एवं टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली विकसित करना है, ठीक है। अब एनर्जी ट्रांजिशन से क्या होगा? क्लीन एनर्जी मिलेगी। क्या होगा? क्लीन एनर्जी मिलेगी, नेट जीरो होगा और डिकार्बोनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। चर्चा में क्यों है ये? चर्चा में इसलिए है कि ब्रिक्स ऊर्जा बैठक में ऊर्जा संक्रमण और ऊर्जा भंडारण पर विशेष जोर दिया गया है, ठीक है। अब परीक्षा उपयोगी तथ्य इसके देख लेते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या होगा? सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और BESS इसके प्रमुख घटक हैं। क्या है? सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और BESS इसके प्रमुख घटक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ब्रिक्स 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। पहला कथन क्या है? कि वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। और कथन 2 है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम
बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। तो इसके संबंध में सही उत्तर चुनना है। तो इसका विकल्प देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल कथन एक सत्य है, ऑप्शन बी है केवल कथन दो सत्य है, ऑप्शन सी है कथन एक व दो दोनों सत्य हैं, और ऑप्शन डी है कि ना ही एक सत्य हो ना ही दो। तो ब्रिक्स 2026 के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? एक व दो दोनों, क्या वो मतलब दोनों कथन सत्य हैं। क्या है? दोनों कथन सत्य हैं। तो ब्रिक्स के 2026 के संबंध में दोनों कथन कौन कौन से सत्य हैं? पहला कथन, वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता की थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। यह भी बिल्कुल एकदम सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, और उसकी अध्यक्षता की थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी निर्धारित की गई। ठीक है, तो ये जो ब्रिक्स चेयरशिप 2026 है वो किसकी है? भारत के पास है, और ये भारत की चौथी अध्यक्षता है। क्या है ये ब्रिक्स की भारत की चौथी अध्यक्षता है, और ये ग्लोबल साउथ पर विशेष ध्यान देती है। किस पर? ग्लोबल साउथ पर विशेष ध्यान देती है। ठीक है, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की विभिन्न मंत्री स्तरीय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, भारत ने इससे पहले कब कब जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता करी है? तो यह करी है भारत इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में भी ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है। यहाँ पर हमारा ये करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है, और आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि ब्रिक्स किन किन देशों का समूह है, मतलब उसके समूह देशों को आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको यह मेरा सेशन अच्छा लगा है तो इसे जो है शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब भी करें चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।